नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फार्म जल्दी आपकी स्टार्ट होंगे और इसकी क्लास आपकी सीडीपी और ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। बाकी अन्य सभी क्लासेज जो स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, जो पहला चैप्टर है। चैप्टर वाइज हम क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में हम बेहतरीन प्रश्न आपके टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने सीडीपी बाल विकास की क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दी गई, तो आप लोग प्रत्येक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु में होते हैं, या मांसाहारी शाकाहारी दोनों रूपों में होते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की जो खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वह होता है मांसाहारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो यूपी टेट में एक बार आया हुआ है पेपर है। जी हाँ, यूपी टीटी एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न था और इस पर हाई कोर्ट पर सुनवाई भी हुई थी। तो हाई कोर्ट ने फिर जीवाणु सही माना है। ठीक है, तो यूपी टेट की देखा जाए पेपर में आया हुआ है, हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके यहाँ पे जीवाणु ऑप्शन पर सही माना गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे वैसे मांसाहारी होता है लेकिन हाई कोर्ट ने जीवाणु को सही माना है। इस प्रश्न का केस भी बहुत चला। देखिए, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम आप सभी लोग जानते हैं। टिड्डा, मेढक, सर्प और गिद्ध होता है। ठीक है, पहला होता है घास। ठीक है, घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डा को मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गिद्ध खाता है। ठीक है, तो उत्पादक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात करते हैं। जो ठीक है, मांसाहारी उपभोक्ता जो होता है वह हमारा यहाँ पे जो हमने बात किया मांसाहारी उपभोक्ता होगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला का सबसे जो उच्च स्तर की अगर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन की बात करेंगे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑप्शन नंबर सी को माना है। आइए बात करते हैं द्वितीय प्रश्न की। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, जैव अजैव ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है हमारे दिमाग में अक्सर, वो भी एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जैव मंडल का अजैविक घटक बताना है। ठीक है, तो जैव मंडल का देखिए जैविक घटक की बात करें तो प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये तीनों क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। ठीक है, अजैविक घटक की बात करते हैं। जैव मंडल में आपके अजैविक घटक नहीं है। तो जैव मंडल में अजैविक घटक प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, ये जैव मंडल में अजैविक घटक है। लेकिन जो कवक होता है ये जैव मंडल आपका जैविक घटक हो जाता है। कवक को किस श्रेणी पर रखा गया है, जैविक अपघटक से जैविक घटक श्रेणी पर रखा गया है। लेकिन अजैविक घटक की बात करते हैं तो कवक आपका अजैविक पर नहीं आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है एग मार्क का संबंध है। देखिए, कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं तो उसमें कोई एक निशान होता है या गवर्नमेंट की तरफ से ऐड आता है कि जो हॉल मार्क हो, एग मार्क हो, ठीक है, वही वस्तु हमें खरीदना चाहिए। तो एग मार्क का जो संबंध होता है वह गुणवत्ता से होता है, यानी जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वह गुणवत्तापूर्वक है, हमारे यूज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से प्रमाण होता है जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पदार्थों पर यह लगाया जाता है। एग मार्क का मतलब शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को जो है सुनिश्चित करता है, और यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा जो है दिया जाता है। चौथा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोगों के प्रश्न पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। जी हाँ, जो इकोसिस्टम है इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह एटीपी के रूप में होता है। सूर्य का प्रकाश, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। देखिए, डीएनए आरएनए की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिंपल हो जाता है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो सन ऑफ सरदार, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, पांचवा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है। सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया। देखिए, भू पारिस्थितिकी यहाँ पे पूछा गया है, तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो भी आपका सनलाइट, सूर्य होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं छठवां प्रश्न। ये सारे टेलीग्राम पर आपको नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ,
जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करना है। टेलीग्राम लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है। फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। तैयारी को बेहतर कीजिए। सिलेक्शन 100% पक्का कीजिए। साथियों, छठा प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी अगर देखा जाए तो शाकाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं और ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो आपने सही समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा। देखिए, हरे पौधे को कौन खा रहा है भैया, हरे पौधे के कीड़े खा रहे हैं, कीड़ों को सांप खा रहा है और सांप को मोर खा रहा है। तो मोर का जो पोषण स्तर कहला जाएगा वह कहेगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। और ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया है और अदर स्टेट लेवल एग्जाम पर भी यह आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। मान लीजिए हम कोई लाभ ले रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से जो है किसी को दिक्कत ना हो, किसी को आप प्रभावित भी नहीं कर रहे हैं और एजुकेशन भी आपका हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हम या कोई भी जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है सहभोजी। कौन सा कहला जाएगा, वह जीव सहभोजी जीव कहला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है। अधिकतर हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम, तो आपने क्या सोचा इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होती होगी। इकोसिस्टम की परिभाषा होती है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जी हाँ, जहाँ हम रहते हैं हमारे चारों तरफ जीवों का जो समुदाय है और उसके जो वातावरण है चारों तरफ का, उसका जो संतुलित तंत्र होता है उसी को ही इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम का सही अर्थ आपने समझ लिया, अर्थात जानवर, पौधे और जीव शामिल होते हैं, अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं और इस प्रकार परितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की इकाई है जो कि एक आवास को बांटते हैं। और परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्यजाल भी बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तालाब हो गया, वन हो गए इत्यादि की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता हो गया, द्वितीय चरण हो गया, तृतीय हो गया या उपरोक्त सभी हो जाते हैं। देखिए, ऐसे जीव, ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वह कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। कौन से कहलाते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टिड्डा, मेढक पौधे शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आइए बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है जैविक समुदाय में वह शाकाहारी होगा। क्या होगा, जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह आपका शाकाहारी होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंखला आपने होगी, उत्पादक जो होता है शाकाहारी होता है, लेकिन इसका जो उपभोग करता है वह मांसाहारी हो जाता है। इस प्रकार जैविक समुदाय में जो प्रथम उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। और पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक जलीय पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के शैवाल, वन पारिस्थितिक तंत्र, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ, शाकी पौधे, घास स्थल, विभिन्न प्रकार के घासें एवं जंगली के छोटे शाकी पौधे, फसल इत्यादि, ये सारे उपस्थित फसल की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। जैव, भू रासायनिक, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण जो कहलाता है वैसी को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 13 नंबर प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला विक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। ये सीटेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है और अदर स्टेट लेवल में भी पूछा गया प्रश्न है।
तो खाद्य श्रृंखला के लिए परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। और आप जानते हैं जितने भी भाई बहन टीचर्स बंधु शिक्षक बंधु जो सी-टेट की तैयारी करते हैं वो अदर स्टेट लेवल में उनको बेहतर प्रिपरेशन बेहतर मौका मिलता है सिलेक्शन पाने का, बेहतर स्कोर प्राप्त करने का। इसलिए सी-टेट की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। सी-टेट के साथ साथ आपके अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जो है 70 से लेके 75% तक जो है यहीं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गया, टुंड्रा हो गया, सवाना हो गया, मरुस्थल हो गया। देखिए सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक उत्पादक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के वन जो है विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन? जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं और परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक होता है या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा जो होती है सिंपल साधारण में कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटक क्या होता है पर्यावरण की, ठीक है, सिंपल साधारण भाषा में समझे इसकी परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को जो है किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी हो गया, केचुआ हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया प्रश्न है और सभी जानते हैं किसान के मित्र केचुए को कहते हैं। केचुए को किस लिए किसान का मित्र कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जो होता है नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, मिट्टी में छेद का कार्य करता है, मिट्टी में छिद्र का कार्य करता है, ठीक है, मिट्टी को रूपांतरित करता है और मिट्टी में सतह को ऊपर से नीचे होता है या ऊपरी सतह को लाने में मदद करता है, नीचे की मिट्टी होती है क्योंकि जिससे मिट्टी क्या है उपजाऊ बन जाती है और जब मिट्टी उपजाऊ बन जाती है तो कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन होता है, तो कृषकों को लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता। अभी हमने देखिए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। हाथी हो गया, सांप हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गया। देखिए जो पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक और इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, जैसे तिलचट्टा हो गया, ठीक है, हिरण हो गया, जो पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए और इनको जो खाने वाले होते हैं वह कहलाते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे सांप, हाथी बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे, हाथी बकरी ये प्रथम है, सांप द्वितीय को होगा और ठीक है शेर क्या होगा? अंतिम सिरा को हो जाता है, तृतीय श्रेणी का कहला जाता है। शेर कैसा उपभोक्ता की श्रेणी पर आता है? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता पर आता है। अगला कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन। देखिए अक्सर होता होगा कि कृत्रिम वर्षा कैसे की जाती होगी। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन में जो प्रयुक्त रसायन होता है वह सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है या पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन होता है वह होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है साथियों? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में है किया जाता है। अगला प्रश्न है अनमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, ओमनीओर कहा जाता है। जो अनमृत जंतुओं पर निर्वाह करने, जी हाँ, समझ लीजिए कि हमारे हाथ पैर बिल्कुल नहीं हैं, हम बिल्कुल ऐसे हैं तो हम क्या दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं। इसी प्रकार भी अनमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी, जब कोई जंतु मरता है तब उनका भोजन मिलता है, तो ऐसे प्राणी ऐसे जीवों का नाम बताना है। ऐसे जीवों का नाम स्कैवेंजर कहलाता है। जी हाँ, स्कैवेंजर मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधे पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे मक्खी हो गया, गिद्ध हो गया, ये कहलाते हैं स्कैवेंजर, नोट कर लीजिएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है? इकोसिस्टम का उदाहरण की बात करते हैं। वायु हो गया, तालाब हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया।
तो पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का जो सही उदाहरण एग्जाम्पल कहलाता है वह कहलाता है तालाब। क्या हो जाता है साथियों? तालाब की बात करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र, प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को इस बार 101% फतेह करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस के स्कोर बेटर तैयारी करना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हम जान चुके हैं, तालाब की बात करते हैं। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, इसलिए इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल है वह तालाब की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैविक घटक बताना है। पादप हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। देखिए जैविक अजैविक ये तो बहुत सिंपल साधारण सी बात हो गई, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जैविक घटक की बात करें तो पादप यहाँ पे आपका जैविक घटक आएगा। बाकी मृदा, वायु, जल ये हमारे अजैविक घटक कहला जाते हैं। ठीक है। पादप जैविक घटक इसलिए क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है, और जल, वायु, मृदा में ये अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु कवक होते हैं, मृदा व जल होती है, पशु होते हैं या पक्षी होते हैं। देखिए पृथ्वी का अपमार्जक ये भी आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, और एक बार नहीं 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो इस बार रिपीट होने के भी चांसेज हैं। तो पृथ्वी का अपमार्जक जो कहलाता है जीवाणु और कवक दोनों कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं जीवाणु और कवक जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर ही अपना जो है निर्वाह भरण पोषण करते हैं। कौन जीवी कारक नहीं होता है? तो आप जानते हैं पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये तीनों हमारे जीवी कारक कहलाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि चट्टान या पत्थर ये जीवी कारक है? क्या पत्थर बोलता है, सुनता है, उत्पादन करता है? तो देखिए चट्टान जो है जीवी कारक नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये हमारे जीवी कारक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखा जाए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम कैसे जानेंगे कि जैविक कारक क्रियाएं होती हैं? तो जीवन की जैविक क्रियाएं जिसमें श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन आदि होता है, और पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव इनमें से सारी चीज़ें हैं जैविक कारक होता है। चट्टान एक आपका अजैविक कारक है। दोनों को हमने उदाहरण देकर आपको समझा दिया, ताकि आने वाले तैयारी की बात करें। ये जो क्लास है इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम तक याद रहेगा, कभी ना भूलने वाली तैयारी चल रही है। तो हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे सांद्रण अधिक होता है? तो हम पर्यावरण में देखें जिन गैसों का सांद्रण सबसे अधिक है, सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं 78 पॉइंट कुछ % है। ऑक्सीजन की बात करते हैं 21% की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे अधिक सांद्रण आपके नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ पे 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका आता है 0.03%, नियोन 0.0018%, हाइड्रोजन सबसे कम है 0.001%। जी हाँ। 25वां प्रश्न इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। हमने आपको बताया था इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 25वां प्रश्न ये है, यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। भैया मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। टिड्डा किसको खा रहा है? पेड़ पौधे को खा रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, और टिड्डों को खाने वाला द्वितीय उपभोक्ता हो गया। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता का स्थानांतरण हो रहा है। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, टिड्डा का खाने वाला द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्लास का मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R हैं। ये सीटेट में आया हुआ है, और ये 3 R कौन कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। इन चारों में से बताइए जो RRR आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश से और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में पूछा जाता है, और सीटेट में आया है, रिपीट होने के चांसेज है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, और ये सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्लास में 25 प्रश्न में आपने कितने स्कोर किया। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग बात करें, और साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन में आपका आंसर क्या है, आपका फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जल्द से ही ऑल सब्जेक्ट की जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा, जो फॉर्म आपका अप्लाई होगा, सभी क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपरी है, और सीटेट में बेहतर तैयारी 125 का प्लस का स्कोर करना है। तो सभी सब्जेक्ट और सभी टीटी एग्ज़ाम के विथ
एक्सप्रेशन के साथ विथ कंप्लीट कोर्स की तैयारी के साथ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तैयारी करना। आप सभी लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का जो नतीजा होता है सफलता निश्चित होती है। क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ मिलता हूँ जल्द ही अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।